Hello students, now we discuss here next topic ECG. Student, ECG it stand for electrocardiogram. इसे इसकी जो फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। स्टूडेंट, जब कोई पर्सन के हार्ट में कभी भी पेन होने लगता है या फिर मान लीजिए कोई और डिफेक्ट आ जाता है तो डॉक्टर हार्ट की कंडीशन को जानने के लिए, हार्ट की वर्किंग को जानने के लिए, हार्ट की वर्किंग कैसी चल रही है इसको वो मतलब डिटेक्ट करने के लिए एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम करवाता है। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की हेल्प से वो पूरी एक्टिविटी हार्ट की जान लेता है कि कार्डियक साइकिल के दौरान हार्ट कैसा वर्क कर रहा है। तो स्टूडेंट, ये एक इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल। एक कार्डियक साइकिल के दौरान हार्ट की जो भी एक्टिविटी है उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर लेना ही ईसीजी कहलाता है। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट है जो नॉर्मल हेल्दी पर्सन होता है उसका ईसीजी अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको कुछ एक ग्राफ जैसा बना हुआ वेव जैसी दिखाई देगी। तो इसमें स्टूडेंट ये एक जो पहला यहाँ पे एक क्रस्ट जैसा दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड द पी वेव स्टूडेंट। और यहाँ पे फिर ये नीचे आ जाता है एक पॉइंट तक, दिस इज कॉल्ड द क्यू पॉइंट। और फिर ये ऊपर की तरफ जाता है और दिस इज कॉल्ड द आर पॉइंट। फिर नीचे आता है, दिस इज एस पॉइंट। और फिर स्टूडेंट ये आपका टी वेव आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट जो पी है, वेयर पी क्या है देखिए, जब एट्रियम सिस्टॉल करेगा, वेंट्रिकल डायस्टॉल करेगा, तब ये पी वेव बनेगी। तो इसका मतलब है एट्रियल सिस्टॉल फेज जो होती है उसकी वजह से पी वेव का फॉर्मेशन होता है, जिसकी ड्यूरेशन लगभग 0.1 सेकेंड तक होती है। नेक्स्ट है स्टूडेंट क्यू आर एस वेव। क्यू आर एस वेव ये वेव जब बनेगी जब वेंट्रिकल सिस्टॉल करेगा और एट्रियम डायस्टॉल करेगा। ये स्टूडेंट 0.3 सेकेंड तक के लिए ये वेव बनेगी एक कार्डियक साइकिल में। अब स्टूडेंट आती है टी वेव। टी वेव इसे ज्वाइंट स्टूडेंट ज्वाइंट डायस्टॉल कहते हैं। ये 0.4 सेकेंड तक बनती है। तो स्टूडेंट 0.4 सेकेंड के लिए टी वेव का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से आप एक कार्डियक साइकिल की कंप्लीट पोजीशन को जानने के लिए ईसीजी कर सकते हैं। इससे पता चल जाएगा कि हार्ट हमारा जो है कार्डियक साइकिल के दौरान ठीक वर्क कर रहा है या नहीं। तो स्टूडेंट, ईसीजी को इन्वेंट किया था आयंथोविन, एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने इसको इन्वेंट किया था, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कहा जाता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी का मतलब है स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज नोन एज द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। और ये इसी जो है एक जब आप ट्रेन करते हैं तो एक पेशेंट जो है वो एक मशीन से कनेक्ट किया जाता है, जिसकी 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स जो होती हैं वो एक रिस्ट में लगाई जाती है और बची जो है स्टूडेंट ईच रिस्ट में एक एक लगाई जाएगी और बची एंकल में लगाई जाती है। तो मॉनिटर पे फिर हार्ट एक्टिविटी को मॉनिटर कर लिया जाता है स्टूडेंट। और फिर एक पेपर पे, एक ग्राफ पेपर पे उस जो भी यहाँ पे स्टूडेंट ईसीजी आएगा वो इस जितनी भी वेव्स होंगी, पी वेव, क्यू आर एस वेव और टी वेव, ये सभी की सभी जो है उस इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम पे बन जाएंगी। अगर इन सभी वेव की पोजीशन इस टाइप से हटके कोई दूसरा तरीका से आती है तो समझ लीजिए हार्ट की वर्किंग कहीं ना कहीं अफेक्टेड है। तो ये तो नॉर्मल हेल्दी पर्सन का इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम था स्टूडेंट।
अब इट रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिकल एक्साइटमेंट ऑफ एट्रिया विच लीड टू द कॉन्ट्रैक्शन बोथ द एट्रिया। मतलब ये है स्टूडेंट, यहाँ पर जो ये रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिकल एक्साइटमेंट ऑफ एट्रिया। एट्रिया के इलेक्ट्रिकल एक्साइटमेंट को रिप्रेजेंट करता है, विच लीड टू द कॉन्ट्रैक्शन बोथ द एट्रिया। और जो स्ट्रेंथ लीड करेगा दोनों एट्रिया को कॉन्ट्रैक्शन के लिए लीड करेगा। तो स्ट्रेंथ ये पी वेव के दौरान, ठीक है, पी वेव स्ट्रेंथ क्या रिप्रेजेंट करती है कि पी वेव ये रिप्रेजेंट करती है कि दोनों एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होगा और जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रिकल एक्साइटमेंट को रिप्रेजेंट पी वेव के द्वारा किया जाएगा। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या होता है, ए रिप्रेजेंट करेगा दोनों वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन और टी वेव ये रिप्रेजेंट करेगा जॉइंट डायस्टॉल की कंडीशन जब हार्ट रेस्ट में होगा स्टूडेंट। अब इसका यूज़ क्या है, क्यों ईसीजी किया जाता है? तो स्टूडेंट ईसीजी इट गेव द एक्यूरेट इंफॉर्मेशन ऑफ आरिकल एंड वेंट्रिकल ऑफ हार्ट। इससे हमें आरिकल और वेंट्रिकल जो चैम्बर होते हैं उनकी हमें पूरी इंफॉर्मेशन, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिल जाती है। स्टूडेंट नेक्स्ट है, बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ क्यूआरएस, हम क्या करते हैं टोटल क्यूआरएस को काउंट करने से ये पता कर लेते हैं कि गिवन टाइम पीरियड में कितनी हार्ट बीट पेशेंट की चल रही हैं। तो स्टूडेंट इस तरीके से हार्ट बीट को काउंट करने के लिए और आरिकल और वेंट्रिकल की सही इंफॉर्मेशन को जानने के लिए ईसीजी किया जाता है। अब बात करते हैं स्टूडेंट रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। कार्डियक एक्टिविटी की रेगुलेशन कैसे होता है, किया जाता है बॉडी के अंदर? तो नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ हार्ट are regulated by specialized muscle, this is called the nodal tissue। नोडल टिश्यू जो कि एक स्पेशलाइज्ड मसल होती है, इसके द्वारा हार्ट की नॉर्मल एक्टिविटी को कंट्रोल किया जाता है। हैज़ हार्ट इज कॉल्ड द मायोजेनिक, इसीलिए हार्ट को कहा जाता है ये मायोजेनिक है। ओके स्टूडेंट, मायोजेनिक। तो नेक्स्ट है एक स्पेशल न्यूरल सेंटर भी मेडुला ऑब्लांगाटा जो है, मेडुला ऑब्लांगाटा का एक न्यूरल सेंटर होता है जो हार्ट के फंक्शन को कंट्रोल करता है, वो भी ईएनएस के थ्रू। स्टूडेंट अब मीन्स ईएनएस का मीन्स होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। स्टूडेंट नाउ वी डिस्कस हियर कंट्रोल ऑफ हार्ट रेट। हार्ट रेट जो है स्टूडेंट वो 3 तरीके से कंट्रोल होती है। एक तो है बाय ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, सेकेंड है बाय हार्मोन्स, थर्ड है बाय बॉडी टेम्परेचर। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट डिस्कस करते हैं कि हाउ ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम कंट्रोल द हार्ट रेट। अब यहाँ पे दो ईएनएस के 2 पार्ट होते हैं, एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टूडेंट जो हार्ट रेट को इंक्रीज़ करता है और पैरासिम्पैथेटिक हार्ट रेट को डिक्रीज़ करता है स्टूडेंट। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि हार्मोन्स कैसे कंट्रोल करेगा। तो बेटा एड्रिनल ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन जो है वो देखिए, एक होता है नोरा एड्रिनेलाइन जो हार्ट रेट को इंक्रीज़ करेगा और एक होता है एसिटिल कोलाइन जो हार्ट रेट को डिक्रीज़ करेगा। स्टूडेंट इस टाइप से हार्ट रेट कंट्रोल होती है बाय नर्वस सिस्टम और बाय स्टूडेंट हार्मोनल सिस्टम। और यहाँ पे है नेक्स्ट बॉडी टेम्परेचर। अगर एक फ़ारेनहाइट बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है तो 10 हार्ट बीट पर मिनट के अकॉर्डिंग इंक्रीज़ हो जाती हैं। तो टेम्परेचर बढ़ने से भी हार्ट रेट बढ़ जाता है स्टूडेंट। इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड कंट्रोल ऑफ हार्ट रेट। नाउ वी डिस्कस हियर कार्डियक आउटपुट। स्टूडेंट कार्डियक आउटपुट का मीन्स मैंने बताया था कि स्ट्रोक वॉल्यूम की मल्टीप्लाई अगर हम कर देते हैं
किससे, टोटल हार्ट बीट इन अ मिनट, तो उससे क्या होगा 5 लीटर लगभग ब्लड जो है वो कार्डियक आउटपुट होता है। अब इस कार्डियक आउटपुट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा पर मिनट वो कैसे होगा, देखिए 15% ब्लड जो है ब्रेन को जाएगा, 10% हार्ट मसल के लिए जाएगा, 20% किडनी के लिए जाएगा, 25% डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए जाएगा और 30% जो है ऑर्गन सिस्टम्स के लिए जाएगा। तो स्टूडेंट इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड द ब्लड डिस्ट्रीब्यूशन इन पर मिनट। नाउ वी डिस्कस हियर पल्स। पल्स क्या होता है स्टूडेंट, पल्स जो होता है आर्टरी में जो रेगुलर जर्क प्रोड्यूस होते हैं इसी को पल्स कहा जाता है। और ये पल्स जो होती है बिल्कुल हार्ट रेट बीट के नंबर के इक्वल रहती है। जितना अगर मान लीजिए किसी की हार्ट बीट रेट जो है वो 72 पर मिनट है तो पल्स रेट भी 72 टाइम पर मिनट रहेगी। अब स्टूडेंट इसको हम सुपरफिशियल आर्टरीज के द्वारा डिटेक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर्स आपने देखा होगा कि अगर किसी की हार्ट बीट को वो पल्स रेट को जानता है तो वो क्या करेगा, या तो रेडियल आर्टरी ऑफ रिस्ट पकड़ेगा उससे वो काउंट कर लेगा, और या फिर कार्डियक आर्टरी जो है नेक की देखेगा, या फिर स्टूडेंट कैरोटिड आर्टरी को, और फेमरल आर्टरी इन थाई। तो 3 जगह से वो पल्स को देख सकता है, थाई, नेक और रेस्ट, इन 3 ऑर्गन से वो सही से पल्स रेट को मेजर कर सकता है। नॉर्मल पल्स रेट जो रहती है 72 टाइम पर मिनट होती है, और पल्स जो है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट आर्टरीज और क्लोजेस्ट टू द हार्ट को देखा जाता है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट वी डिस्कस हियर टॉपिक हाइपरटेंशन। अब हाइपरटेंशन क्या होता है स्टूडेंट, हाई ब्लड प्रेशर को ही हाइपरटेंशन कहा जाता है। जब किसी पर्सन का हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है तो उसी को हाइपरटेंशन कहते हैं, जिसमें सिस्टोलिक प्रेशर मोर देन 140 mm ऑफ Hg हो जाता है और डायस्टोलिक प्रेशर 90 mm ऑफ Hg हो जाता है। तो स्टूडेंट ये 140/90 mm Hg से अगर किसी का ब्लड प्रेशर मोर हो जाता है दिस इज कॉल्ड द हाइपरटेंशन स्टूडेंट। तो हाइपरटेंशन लोगों को क्यों होता है, इसकी वजह है, कई रीजन है इसके। सबसे पहला रीजन है ओबिसिटी, दूसरा है कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होना आर्टरीज में। इस टाइप से स्टूडेंट ये कुछ रीजन ऐसे भी हैं जैसे कि हाइपरटेंशन के ज़्यादा होने की वजह स्टूडेंट यहाँ पर ये कुछ रीजन थे। नेक्स्ट है बेटा हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन आपको पता ही होगा कि हाइपोटेंशन का मीनिंग होता है कि हाइपोटेंशन स्टूडेंट हाइपोटेंशन का मीनिंग है द लो ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर। अब लो ब्लड प्रेशर कितना, जिसमें सिस्टोलिक प्रेशर जो है वो हो जाता है लेस देन 70 mm, वो सॉरी सिस्टोलिक प्रेशर जो है लेस देन 110 mm ऑफ Hg हो रहता है, और डायस्टोलिक प्रेशर जो है स्टूडेंट वो लेस हो जाता है 70 mm ऑफ Hg, 70 mm ऑफ Hg। तो हाइपोटेंशन स्टूडेंट जब सिस्टोलिक प्रेशर 110 mm ऑफ Hg से भी कम हो जाए और डायस्टोलिक प्रेशर 70 mm ऑफ Hg से कम हो जाए तो ऐसी कंडीशन में जो ब्लड प्रेशर लो हो जाता है उसी को हाइपोटेंशन कहा जाता है। तो स्टूडेंट हाइपोटेंशन और हाइपरटेंशन ये दोनों ही डिसऑर्डर होते हैं। तो इस टाइप से स्टूडेंट इन दोनों चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल एक्सप्लेन
लिम्फेटिक सिस्टम। थैंक यू।